जिस घर के लिए मैंने 15 साल विदेश में गुलामी की, उस घर के गृह प्रवेश में माँ ने मुझे मेहमान बनाकर सोफे पर बैठा दिया। मेरे हाथ में पानी का गिलास था, लेकिन हलक इतना सूखा था कि घूंट अंदर नहीं जा रहा था। सामने हवन चल रहा था, मंत्र पढ़े जा रहे थे और उस हवन कुंड के पास मुख्य यजमान बनकर मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई सुमित बैठा था। उसकी नई नवेली पत्नी नेहा उसके साथ थी और मैं पीछे रिश्तेदारों की भीड़ में तीसरे कतार में एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा था। जैसे मैं इस घर का बेटा नहीं, कोई दूर का चाचा या मामा हूँ जिसे बस न्योता दे दिया गया हो। मेरा नाम राघव है, उम्र 36 साल। पिछले 12 साल से मैं दुबई की चिलचिलाती धूप में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर का काम कर रहा हूँ। हर महीने की पहली तारीख को मेरी सैलरी का 80% हिस्सा सीधे बाबूजी के अकाउंट में ट्रांसफर होता था। राघव घर बनाता है, माँ कहती थी। राघव सुमित की पढ़ाई है, पिताजी कहते थे। राघव गांव में इज्जत बनानी है, सब कहते थे। और मैं एक आज्ञाकारी श्रवण कुमार की तरह अपना पेट काट कर अपनी जवानी के सुनहरे साल रेगिस्तान में जलाकर पैसे भेजता रहा। आज यह 2 मंजिला आलीशान कोठी बनकर तैयार हुई तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर लौट रहा हूँ। मैंने बिना बताए सरप्राइज देने का प्लान बनाया था। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर जब मैं अपने मोहल्ले में दाखिल हुआ तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। दूर से ही घर चमक रहा था, वही मार्बल जिसके लिए मैंने ओवर टाइम किया था, वही झूमर जिसकी फ़ोटो माँ ने व्हाट्सएप पर भेजी थी। लेकिन जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा, मेरे कदम ठिठक गए। गेट पर काले ग्रेनाइट की एक बड़ी सी नेम प्लेट लगी थी। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सुमित विला, श्री दीनानाथ एवं सुमित कुमार। मेरा नाम राघव वह वहाँ नहीं था, कहीं भी नहीं था। मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा है, शायद धूप की वजह से दिख नहीं रहा। मैंने अपनी आंखें मली, लेकिन सच्चाई वही थी। उस नेम प्लेट पर इस घर को बनाने वाले का नाम नहीं था, बस उस घर के राज करने वालों का नाम था। मैं अभी गेट पर ही खड़ा था कि माँ बाहर आई। मुझे देखकर वो चौंकी जरूर, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक माँ के चेहरे पर 12 साल बाद बेटे को देखकर होनी चाहिए। उनके चेहरे पर एक घबराहट थी। अरे राघव, तू बिना बताए आ गया? आज तो गृह प्रवेश है, कितना काम फैला है। अच्छा चल अंदर आ जा। उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, उन्होंने मेरा बैग नहीं लिया, उन्होंने बस रास्ता दिखाया। और अब मैं यहाँ बैठा हूँ। हवन समाप्त हुआ, पंडित ने प्रसाद बांटा, पिताजी ने माइक संभाला। उनकी आवाज़ में गर्व था। भाइयों और बहनों, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने अपने बेटे सुमित के लिए यह घर बनाया है ताकि उसका आने वाला जीवन सुखमय हो। यह घर मेरी और सुमित की मेहनत का फल है। मेरी और सुमित की मेहनत? मेरे कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा डाल दिया गया हो। सुमित, वो सुमित जिसने आज तक 1 रुपए की कमाई नहीं की, वो सुमित जो 28 साल की उम्र में भी पिताजी की पेंशन और मेरे भेजे पैसों पर ऐश कर रहा था, उसकी मेहनत। मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। भीड़ में थोड़ी हलचल हुई। मैंने सीधे पिताजी की आंखों में देखा। बाबूजी, मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें सवाल था। सुमित की मेहनत और मेरे वो 70 लाख रुपए जो मैंने पिछले 10 सालों में भेजे, वो किसकी मेहनत थी? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेहमान एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। माँ दौड़कर मेरे पास आई, उन्होंने मेरा हाथ जोर से दबाया। राघव, तमाशा मत कर, मेहमान बैठे हैं, अंदर चल बात करेंगे। नहीं माँ, मैंने अपना हाथ झटक लिया। तमाशा तो आप लोगों ने नेम प्लेट पर मेरा नाम हटाकर शुरू किया है। मुझे बस इतना बता दीजिए, यह घर किसका है? सुमित, जो अब तक चुपचाप बैठा था, खड़ा हो गया। उसने अपने नए कुर्ते को ठीक किया और बड़ी अकड़ के साथ बोला, भैया आप हमेशा पैसों का रोना क्यों रोते हो? आप बड़े हो, आपने मदद कर दी तो क्या हुआ? घर तो परिवार का है, होता है ना। और मैं यहाँ रहूँगा, पिताजी यहाँ रहेंगे, तो नाम तो हमारा ही होगा ना। आप तो पैसे भी विदेश में रहते हो, आपको घर की क्या ज़रूरत? मदद कर दी। मैं हंसा, एक खोखली दर्द भरी हंसी। सुमित, मदद उसे कहते हैं जो मांगी जाती है, यहाँ तो वसूली हुई है, हर महीने इमोशनल ब्लैकमेल करके। राघव, छत टपक रही है। राघव, दीवार गिर गई। मैंने अपनी शादी की नहीं की क्योंकि तुम लोगों ने कहा पहले घर बन जाए। मैंने 12 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली ताकि लोन जल्दी चुक जाए, और आज तुम कह रहे हो मैंने मदद की। पिताजी अब गुस्से में आ गए थे। इज्जत का सवाल था। खबरदार राघव, वो चिल्लाए, पैसे का घमंड मत दिखा। हमने तुझे पाला पोसा, बड़ा किया, विदेश भेजा, उसका क्या? बाप का फर्ज होता है बेटे को सेट करना, और बेटे का फर्ज होता है बुढ़ापे में लाठी बनना। अगर तूने 4 पैसे भेज दिए तो क्या हमें खरीद लिया? मैंने खरीदा नहीं बाबूजी, मैंने शांत स्वर में कहा, लेकिन आपने मुझे बेच जरूर दिया इस घर की ईंटों के लिए।
रिश्तेदार अब फुसफुसाने लगे थे, लड़का विदेश जाकर बिगड़ गया है। कोई कह रहा था माँ बाप का लिहाज नहीं। कोई और बोला मैं जानता था इस समाज में श्रवण कुमार बनना आसान है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ने वाला बेटा हमेशा नालायक कहलाता है। मैं मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ गया। मेरा कमरा कौन सा है, मैं थक गया हूँ। माँ पीछे पीछे आई, उनकी नज़रें झुकी थी। बेटा वो ऊपर वाला मास्टर बेडरूम तो सुमित और नेहा का है, उनकी अभी शादी हुई है ना। और नीचे वाला कमरा पिताजी का है। तेरा तेरा सामान हमने स्टोर रूम के पास वाले गेस्ट रूम में रखवा दिया है। तू तो कभी कभी ही आएगा ना। स्टोर रूम के पास वाला गेस्ट रूम, 8 बाय 10 का वो छोटा सा कमरा जिसमें शायद वेंटिलेशन भी नहीं था। जिस घर के 4,000 स्क्वायर फीट के निर्माण के लिए मैंने अपनी जवानी दी, उस घर में मेरे लिए एक स्टोर रूम जितनी जगह थी। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी लगता है कि बेटे सिर्फ एटीएम मशीन नहीं होते तो अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में सत्य लिखें। मैं इस छोटे कमरे में गया। वहाँ मेरा पुराना सूटकेस पड़ा था। दीवारें अभी भी सीलन भरी थी। शायद पेंट का बजट यहाँ तक आते आते ख़त्म हो गया था। मैं बिस्तर पर बैठ गया। रोना चाहता था लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी शून्यता थी। मुझे समझ आ गया था मैं इनका बेटा नहीं था, मैं इनका रिटायरमेंट प्लान था, मैं इनका बैंक था। और अब जब बैंक ने पूरा कैश दे दिया था तो वो बैंक को बंद करना चाहते थे। रात को जब सब मेहमान चले गए तो फैमिली मीटिंग बुलाई गई डाइनिंग टेबल पर। वही डाइनिंग टेबल जो मैंने इटली के कैटलॉग से सेलेक्ट की थी। पिताजी हेड चेयर पर बैठे थे, सुमित और नेहा साथ में, माँ मेरे सामने। देख राघव, पिताजी ने बोलना शुरू किया जैसे वो किसी डील को क्लोज कर रहे हो। अब बात खुली गई है तो साफ साफ सुन ले। तू दुबई में सेटल है, तेरी कमाई अच्छी है। सुमित अभी लाइफ शुरू कर रहा है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है। उसे सेटल होने के लिए एक बेस चाहिए, इसलिए हमने यह घर उसके नाम रजिस्टर करवाया है ताकि कल को उसे कोई दिक्कत ना हो। तेरे पास तो बहुत पैसा है, तू अपने लिए और बना लेगा। मेरे पास पैसा है? मैंने धीरे से पूछा। आपको पता है मैं वहाँ कैसे रहता हूँ? एक कमरे में 6 लोग, नीचे गद्दा बिछा कर सोता हूँ। बाहर का खाना नहीं खाता ताकि 10 रियाल बचा जाए। मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है बाबूजी। मेरी पासबुक खाली है क्योंकि सब कुछ इस घर में लगा है। सुमित ने लापरवाही से कहा। तो अब और कमा लो भैया, अभी तो यंग हो। उसकी यह बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। यह वही छोटा भाई था जिसे मैंने अपनी साइकिल पर स्कूल छोड़ा था, जिसकी हर जिद पूरी की थी। आज वो मुझे मशीन समझ रहा था। और अगर मैं ना कमा पाऊँ तो? मैंने एक पासा फेंका। यह मेरी आखिरी परीक्षा थी मेरे परिवार के लिए। अगर मैं कहूँ कि मेरी नौकरी चली गई है, अगर मैं कहूँ कि कंपनी बंद हो गई है और मैं खाली हाथ वापस आया हूँ और अब मुझे इसी घर में रहना है, इसी शहर में नौकरी ढूंढनी है, तो? कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। नेहा ने सुमित को कोहनी मारी। पिताजी ने पानी का गिलास उठाया। क्या बकवास कर रहा है? पिताजी ने कड़े स्वर में पूछा। नौकरी कैसे जा सकती है? मंदी है बाबूजी। मैंने झूठ को सच की तरह बोला। सब खत्म हो गया, मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो गया है। अब मैं यहीं रहूंगा आप लोगों के साथ, सुमित के इस घर में। आखिर भाई तो भाई का सहारा होता है ना सुमित। सुमित ने नज़रें फेर ली। भैया वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ मतलब मेरा और नेहा का स्पेस और फिर खर्चे, आपको पता है घर चलाना कितना मुश्किल है। माँ ने धीरे से कहा। राघव, तू कुछ दिन मामा जी के यहाँ क्यों नहीं चला जाता? यहाँ भी सुमित की नई गृहस्थी है, थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। और तू यहाँ रहकर क्या करेगा? गांव में तो कोई अच्छी नौकरी भी नहीं है, तो वापस दुबई क्यों नहीं ट्राई करता? पैसे नहीं है माँ, मैंने कहा। वापस जाने का टिकट भी नहीं है। अब पिताजी ने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने टेबल पर हाथ मारा। तो क्या है, हमारी छाती पर मूंग डालेगा? हमने सोचा था तू बड़ा बेटा सहारा बनेगा, यह तो बोझ बनने आ गया। शर्म नहीं आती? जवान होकर बाप की रोटी तोड़ने की सोच रहा है। सुमित का हक मारने आया है। सुमित का हक? मैं खड़ा हो गया। मेरी आवाज़ अब शांत नहीं बल्कि चट्टान जैसी सख्त थी। सुमित का हक मेरे पैसों से बनी छत पर है, लेकिन मेरा हक अपने ही घर के एक कमरे का भी नहीं है, क्योंकि मेरी जेब खाली है। नेहा ने मुंह बनाया। पापा जी, मैंने पहले ही कहा था यह जॉइंट फैमिली का ड्रामा मुझसे नहीं होगा। अगर भैया यहाँ रहेंगे तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। सुमित तुरंत बोला। नहीं नहीं नेहा, भैया जा रहे हैं। भैया तो बस मजाक कर रहे थे, है ना भैया? आप मामा जी के पास जा रहे हो ना? मैं उस पल उन चारों को देख रहा था। मेरे अपने खून, मेरे अपने लोग, पैसे की चमक में इतनी इनकी आंखों को इतना अंधा कर दिया था कि इन्हें मेरा त्याग नहीं, बस मेरी उपयोगिता दिख रही थी। यूज एंड थ्रो। मैं हंसा, जोर से हंसा, इतना जोर से कि वो डर गए। तुम लोग सही कह रहे हो। मैंने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला। मैं मजाक ही कर रहा था। पिताजी की आंखों में चमक लौटी। मतलब नौकरी है? नौकरी तो है, मैंने कहा, और पैसा भी बहुत है, लेकिन वो पैसा अब तुम लोगों के लिए नहीं है। मैंने फ़ोन पर एक नंबर डायल किया, स्पीकर ऑन किया। हेलो मिस्टर मेहता, उधर से आवाज़ आई। हाँ राघव जी बोलिए।
मिस्टर मेहता, वो जो आपके घर में बगल वाला खाली प्लॉट था जिसका सौदा हम पिछले हफ्ते फ़ोन पर कर रहे थे, मैं उसे फाइनल कर रहा हूँ डबल रेट पर। बस एक शर्त है। क्या शर्त है राघव जी? मैं उस प्लॉट पर एक बाउंड्री वॉल बनाऊंगा 15 फीट ऊंची, इतनी ऊंची कि मेरे इस पुराने घर की हवा और रोशनी पूरी तरह बंद हो जाए। और हाँ, वो जो मेन रोड से इस घर तक आने वाली गली है, वो उस प्लॉट का हिस्सा है ना, निजी रास्ता। जी हाँ, वो रास्ता प्लॉट की रजिस्ट्री में है, आप गेट लगा सकते हैं। बढ़िया, कल ही गेट लगवा दीजिए। उस रास्ते से अब कोई नहीं गुजरेगा। मैंने फ़ोन काट दिया। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था। सुमित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। पिताजी के हाथ से गिलास गिर गया। यह तू क्या कर रहा है? पिताजी हकलाए। राघव, तू अपने भाई का रास्ता रोकेगा? राघव नहीं बाबूजी, मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा। पड़ोसी, आपके पड़ोस में अब एक नया मकान मालिक आया है राघव सिंह। आपने घर सुमित के नाम किया है, लेकिन आपने यह चेक नहीं किया कि जिस ज़मीन पर यह घर बना है उसका एकमात्र रास्ता उस प्लॉट से होकर जाता है जो आज तक बिका नहीं था और जिसे मैंने अभी अभी खरीद लिया है अपनी सीक्रेट सेविंग्स से। कहानी के सबसे अहम मोड़ पर हैं हम। आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि असली न्याय अभी बाकी है। माँ रोने लगी। बेटा, तू ऐसा कैसे कर सकता है? हम तेरे माँ बाप हैं। वही तो माँ, मैंने झुककर अपना बैग उठाया। आप माँ बाप थे, इसलिए मैंने 70 लाख लुटा दिए। अगर आप व्यापारी होते तो मैं हिसाब मांगता, लेकिन आज आपने सिखा दिया कि रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, मतलब का होता है। सुमित विला मुबारक हो। बस उसमें जाने के लिए अब हेलीकॉप्टर खरीदना पड़ेगा। मैं मुड़ा और दरवाजे की ओर चल दिया। सुमित मेरे पैरों में गिर पड़ा। भैया, ऐसा मत करो, मेरी शादी टूट जाएगी, नेहा चली जाएगी, हम घर के अंदर कैसे जाएंगे? मैंने अपना पैर पीछे खींच लिया। सुमित, तूने कहा था ना कि मैं तो विदेश में रहता हूँ, मुझे घर की क्या ज़रूरत? सही कहा था, मुझे घर की ज़रूरत नहीं है, मुझे आत्मसम्मान की ज़रूरत थी, जो यहाँ नहीं मिला। मैंने पिताजी की तरफ देखा, जो अब कुर्सी पर ढह गए थे। बाबूजी, बुढ़ापे की लाठी मैं ही था, लेकिन आपने लाठी को इतना छीला, इतना काटा कि वो टूट गई। अब सुमित के सहारे चलिए, लेकिन ध्यान रखिए, सुमित के पास चलने के लिए रास्ता नहीं है। मैं उस आलीशान कोठी से बाहर निकला। रात के 11 बज रहे थे। मैंने गेट पार किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे पता था कि कल सुबह मिस्टर मेहता आएंगे, दीवार बनेगी, रास्ता बंद होगा, कोर्ट केस होंगे, तमाशा होगा। लेकिन मुझे यह भी पता था कि अब मैं आज़ाद हूँ, उस बोझ से आज़ाद जो मैंने 12 साल अपने कंधों पर ढोया था। मैंने टैक्सी बुलाई, एयरपोर्ट के लिए नहीं, शहर के एक होटल के लिए। अगले दिन सुबह मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया। पिछले 12 सालों में पहली बार मैंने अपनी सैलरी से खुद के लिए एक महंगी घड़ी खरीदी। कलाई पर वो घड़ी बांधते हुए मुझे लगा जैसे मेरा वक्त बदल गया है। मेरे फ़ोन पर माँ की 25-50 मिस कॉल थी। सुमित के वॉइस मैसेज थे जिसमें वो रो रहा था। पिताजी के धमकियों भरे मैसेज थे। मैंने सबको सेलेक्ट किया और ब्लॉक का बटन दबा दिया। परिवार वो नहीं होता जो आपके खून में हो, परिवार वो होता है जो आपके पसीने की कदर करे। अगर आपकी कदर नहीं है तो वो घर घर नहीं, सिर्फ ईंटों का ढेर है, और ईंटों के ढेर के लिए अपनी आत्मा नहीं बेची जाती। सीख। दोस्तों, अपने माता पिता और परिवार से प्रेम करना हमारा धर्म है, लेकिन खुद को इतना खाली कर देना कि आपकी अपनी कोई पहचान न बने, यह मूर्खता है। प्रेम और शोषण के बीच एक महीन रेखा होती है। उस रेखा को समय रहते पहचान लीजिए, वरना एक दिन आप भी किसी नेम प्लेट पर अपना नाम ढूंढते रह जाएंगे और आपको सिर्फ धोखा मिलेगा। आप क्या करते? क्या आप राघव की जगह होते तो रास्ता बंद करते या उन्हें माफ़ कर देते? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हम ऐसी ही आंखें खोलने वाली कहानियाँ आप तक लाते रहें। जय हिंद।